जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। संघर्ष यहाँ लेखक अपने संघर्ष के बारे में बात करता है कि उसने कितना संघर्ष किया है अपने जीवन में। खास तौर पे जब वह छोटा था तब उसने पाठशाला जाने के लिए यानी स्कूल जाने के लिए संघर्ष किया। स्कूल जाने के बाद मित्र बनाने के लिए संघर्ष किया, पढ़ने के लिए संघर्ष किया। इस तरह से अपना जीवन वो बिताता है संघर्ष करते हुए और अंत में एक सफल व्यक्ति बनता है। उसके जीवन में यानी लेखक के जीवन में एक मोड़ आया जब उसको एक टीचर पढ़ाने आए। टीचर का नाम था न वा सोंदलगेकर। सोंदलगेकर सर जो पढ़ाते थे वो मराठी पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सब आकर्षित हो जाते थे क्योंकि वो इतने हाव भाव से पढ़ाते थे। काफ़ी पसंद आए उनको, लेखक को वो टीचर, और उन्होंने इतना प्रेरित किया और किसको, लेखक को इतना प्रेरित किया कि आज वह बहुत सफल व्यक्ति है। उसी के बारे में ये पूरा पाठ है। तो और क्या क्या बातें हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी कुछ बातें हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे। ये देखना चाहता हूँ कि आप कितना मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और कितना आप समझ रहे हैं, कितना आपको आता है। तो अगर आता होगा उस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कीजिएगा। शुरू करता हूँ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। मतलब जब लेखक छोटा था तो उसको उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। कारण मैं अभी आगे बताता हूँ। तो जब वो पढ़ाई छुड़वा दी थी तो उसका मन तड़प रहा था। तड़प किस लिए रहा था कि उसको स्कूल जाना था, पाठशाला जाना था। लेकिन दादा के सामने, यहाँ दादा वैसे तो दादा बड़े भाई को कहते हैं, लेकिन यहाँ उनके पिता हैं। दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कह पाए। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, कि मारेगा, उसकी पिटाई होगी। इसीलिए वो डरते हुए कहता ही नहीं था। इसलिए मैं इस ताक में रहता, यानी इंतजार करता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। मतलब मैं सारी जिंदगी भी खेती में काम करता रहा, क्योंकि वो खेत में काम करते थे, तो भी कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। जो बाबा के समय था यानी जो दादा के समय था इतना पैसा, वो अब दादा के समय यानी उनके पिता के समय नहीं रहा। और यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, मतलब हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे। विठोबा अन्ना की तरह, विठोबा अन्ना उनके ही गांव का एक व्यक्ति, कि अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा, ऐसा उसका मानना था। किसका? लेखक का। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। अब इस पैराग्राफ में जो आप पढ़ने जा रहे हो, पहले ध्यान से सुन लीजिए कि जब गन्ने की खेती होती है तो उसमें जितना टाइम उसको रख दिया जाए खेत में ही, गन्ना काटा ना जाए, उसकी फसल न काटी जाए, तो उतना ही वो रस बढ़ जाएगा। थोड़ा टाइम और उसको खड़ी रहने दिया जाए, यानी फसल को काटा ना जाए, तो और रस रह जाएगा। लेकिन उसके दादा का मानना था, यानी उसके पिता का मानना ये था कि अगर फसल को जल्दी काट लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। कारण ये था कि अगर जल्दी काट ली जाए तो फिर मंडी में बेचने के भाव उस समय ज़्यादा होंगे जब कोई नहीं बेच रहा होगा, क्योंकि औरों की तो फसल अभी खेत में ही है। लेकिन अगर वो काट के जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो भाव उस समय ज़्यादा मिल जाएगा। रस माना कि थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब सभी बेचने आ जाएंगे तब भाव कम हो जाएगा, तो वो पहले ही बेच देते थे, ऐसा उनका मानना था। यही कुछ लिखा हुआ देखिए। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने, ईख दबाने, ईख माने गन्ना का कोल्हू चलाना होता, यानी उसमें से रस निकालना। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। जो भी आपने समझा इस बात में, यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायात हो जाती। बहुतायात मतलब अत्यधिक मात्रा में वो बिकने लग जाते, तो बहुतायत हो जाती और भाव नीचे हो जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, मतलब जो अच्छा है, बहुत अच्छा, उस समय वो बहुत बिकता। और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 का गुड़ कौन पूछता, मतलब अगर हम उस समय बेचने जाते तो हमारे गुड़ को कौन पूछेगा। रस निकालने की बात है कि रस से ही गुड़ बनता है गन्ने के, तो उस समय उनके खेती को कौन पूछता, उनकी गुड़ को कौन पूछेगा। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था यदि ईख को और कुछ दिन
खेत में खड़े रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है, तो गुड़ ज़्यादा निकलेगा तो उसके थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। तो उन सबके अलग अलग विचार थे, इनका कुछ अलग विचार था। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। भाव ज्यादा मिल गया वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे कंडे मतलब गोबर के उपले थाप रही थी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसीलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, कौन सी बात, पढ़ने लिखने की, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला बरहेला मतलब जंगली जंगली सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब खेती मट्ठा मतलब खेती, ये महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, खेती कहते हैं इसे, के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, मतलब वो उन्होंने खेती का काम निपटा लिए हैं, तो अब मेरे लिए तो कुछ है नहीं, लेखक ऐसा कहता है। इसीलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से, दत्ताजी राव सरकार कौन है यहाँ, वो ये वो हैं जो गांव के मुखिया जैसे सरपंच होते हैं, तो ये वो हैं दत्ताजी राव। तो उनसे उनके लिए क्या कह रहा है वो लेखक, देखो। तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह समझा सकेंगे। मतलब मुखिया अगर उसके पिता को समझाए तो शायद वो बात मान जाए, ऐसा उसका विचार था लेखक का। आगे क्या होता है देखिए। है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। उसको पता था कि सिर्फ इतना करने भर से कुछ होगा नहीं, यानी मेरा पढ़ना लिखना शुरू नहीं होगा, ऐसा लेखक सोचता है। आगे क्या होता है देखिए। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी, वो समझती थी कि मुझे पाठशाला में जाने के लिए कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। मतलब उसको लगता था, माँ को लगता था कि मैं अपने बच्चे को 7वीं तक तो कम से कम पढ़ाऊंगी, लेकिन वो 5वीं में ही निकाल लिया गया, यानी 5वीं भी पूरी तरह से पास नहीं करवाई गई। लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। अब आपके लिए एक प्रश्न है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लेखक का नाम बताया था, आता है तो जवाब दीजिए। देखना चाहता हूँ कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप और कितना आप समझे हैं। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। रखमाबाई वहाँ उस गांव की एक लेडी का नाम है। रखमाबाई के पास गुजार देता है। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उसने मेरा पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। पढ़ना बंद कर दिया मतलब लेखक का पढ़ना बंद करवा दिया है। मुझे खेती में जोत दिया है, लगा दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, मतलब वो गुस्से में हो गए, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। जनवरी में का महीना चल रहा था और परीक्षाएं नज़दीक हैं। नज़दीक है मतलब मार्च का महीना, मार्च के महीने में परीक्षाएं होती हैं, तो वो काफ़ी नज़दीक आ गई हैं परीक्षाएं। मैं यदि अब भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहाई कर ली, यानी दोबारा एक बार देख लिया, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। यानी 5वीं पास करके मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूं, अगर अभी से ही मुझे स्कूल जाने को मिल जाए तो। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। जब उसे निकाल लिया गया था, उसके 1 साल उसे घर पे ही बिठाए रखा। अगले साल जब वो पहुंचा है, सॉरी, अगले साल जब पढ़ने की वो जिद करता है तो क्या होता है वो देखिए। ठीक है ठीक है, ये जवाब देते हैं दत्ताजी राव। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद, यानी थोड़ी ही देर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए।
उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूँगा तो निडर होकर साफ-साफ उत्तर देना, डरना मत। ये बात दत्ताजी राव कहते हैं उस लड़के से, यानी लेखक से। नहीं जी, ऐसा लेखक ने उत्तर दिया। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक यानी तेरा पति दिखाई नहीं दिया है। खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। ऐसा माँ ने झूठ बोल दिया। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। थोड़ा हैरान हुए वो कि पता नहीं क्यों बुलाया है। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, माँ ने यानी लेखक की माँ ने का जवाब दिया। तो मैं हो आता हूँ, अब तब तक तू रोटियां सेक ले। कणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई, देसाई यहाँ दत्ताजी राव देसाई, तो उनके बाड़े, बाड़े मतलब चार दीवारी जहाँ वो रहते हैं, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। सम्मान था कि कोई इज्जतदार इंसान मुझे बुला रहा है। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। जिम ने मतलब खाना खाने या भोजन खाने, ऐसा बहाना लेकर तू भी पहुंच जा, कहना जिम ने बुलाया है। लेखक कहता है अच्छा ठीक है। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, यानी दत्ताजी राव देख ही रहे थे कि अभी आएगा। क्यों आया रे छोरे, ये दत्ताजी राव ने कहा, यानी एक एक्टिंग की के सामने। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा, ये उसके पिता का नाम है, ये दत्ताजी राव कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों किया? हाँ जी, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। हाँ जी, मैंने किया है, ऐसा ही किया है। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह, जिरह मतलब बहस करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया, मतलब सारा बातें बाहर निकल आई। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत की, यानी खूब खबर ली, खूब डांट लगाई। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को क्या क्या सुनाया वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया, यानी दत्ताजी राव ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया, जैसे जैसा वो बोलते वो उसकी बात को काटते हुए अपनी बात रख देते, ऐसा दत्ताजी राव ने किया। और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा, यानी उसके पिता ने, तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। यानी अगर ये नहीं भेज रहा है, यानी तेरे पिता नहीं भेज रहे, तो यहाँ पर आ जा मेरे घर पर, थोड़ा बहुत काम कर लियो और अपना पाठशाला जाता रहियो, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, ऐसा खरी खोटी सुनाई। मैंने मना कब किया है जी, ये उसके पिता ने जवाब दिया। इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें, ये दत्ताजी राव ने पूछा। चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी गंडे बेचता है, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, यानी अचानक से उसके ऊपर ताने मारने शुरू कर दिए। क्यों रे छोकरे, ये दत्ताजी राव ने कहा। नहीं जी, ये लेखक जवाब देता है, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे, एक तरह की जुआ था, उस पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? नापास यानी फेल। ये दत्ताजी राव पूछते हैं कि कभी फेल नहीं हुआ है?
नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसीलिए परीक्षा में ही नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे मैंने वो तो बाहर निकल गया, लेकिन दत्ताजी राव अपने लेखक के पिता से क्या कहते हैं कि, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, एक बात पर उस सॉरी इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। उसका किसका? लेखक के पिता का। अब आपसे एक सवाल, जब लेखक पिता को बुलाने गया था तो क्या बहाना लेकर गया था? अगर याद है तो जवाब दीजिए। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। यानी दिन निकलते ही सुबह सुबह खेत में पहुंच जाइयो। 11 बजे उसकी पाठशाला शुरू हो रही है तो 11 बजे तक अब पानी लगाना चाहिए, यानी खेत में काम करना, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, मतलब वहां से डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, यानी जब सुबह सुबह खेत में आएगा तो वहीं से ही घर से ही बस्ता लेकर खेत में पहुंच जाइए। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत में आकर घंटा भर जो ढोर चराना, ढोर मतलब जानवर, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, यानी स्कूल ही मत जाना अगर कभी काम हुआ तो। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। ये लेखक हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि उसे पाठशाला जाने की रुचि है, इस वजह से। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसके साथ बिल्कुल विपरीत होता है जब वह पाठशाला पहुंचता है। उसके साथ क्या विपरीत होता है, क्या अलग होता है, देखिएगा। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, ये लेखक के पिता कहते हैं, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना, ये लेखक ने जवाब दिया। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे, यानी वहीं पर ही पिटाई करूंगा तेरी। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, बालिस्टर यानी वकील नहीं बनने वाला। दादा बार बार कुर कर रहा था, यानी बोलता ही जा रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी, हवा पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया था। 11 से 5 बजे तक जब वो स्कूल जाता था तब तो कम से कम काम नहीं करना पड़ता था उसे, ऐसा सोचकर लेखक खुश हो रहा था। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था, मतलब धूप में अब नहीं रहना पड़ रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि 5वीं में तो वो था ही, पहले से ही था, लेकिन बस वो नाम के आगे नापास यानी फेल, फेल की एक टिप्पणी चल रही थी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, क्योंकि वो एक साल लेट हो गया था। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, क्योंकि वो उससे छोटे थे, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे मतलब लकड़ी के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर यानी पुरानी कॉपियां और किताबें संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, मतलब एक शरारती लड़का था, उसने कुछ छेड़खानी शुरू कर दी लेखक के साथ। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक यानी मेरे वस्त्र भी अजनबी जैसी हैं। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। गमछा
एक तरह का कपड़ा, जहाँ कहीं कहीं तो इसे अंगोछा भी कहते हैं, आप जानते होंगे। देखें देखें तुम्हारा गमछा, ये उसने शरारत करते हुए कहा। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, यानी रोने जैसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की, यानी उसके टीचर ऐसे ही करते होंगे तो वैसे ही नकल करने लगा वो भी, क्योंकि उसके टीचर भी गमछा पहनते थे। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से, गुंडा कौन, वह शरारती लड़का, गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, यानी वो डर गया कि अब मेरा जीवन कैसे कटेगा इस पाठशाला में। रननवरे मास्टर कक्षा में आए, ये उनके टीचर का नाम। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर, लेखक ने जवाब दिया। तू कौन है? मैं जगाते, ये उसका नाम है, एक निकनेम। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहां क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहां रख दिया है, ऐसा लेखक ने जवाब दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच मतलब धोती का किनारा उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। किस लड़के ने? उस शरारती लड़के ने, चौहान के लड़के ने। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। जैसे खिलौना अगर बाहर रख दिया जाए मैदान में, कौवे का, एक कौवे की शक्ल का ही, तो कौवे चोंच मार मार कर उसे छेड़ते हैं, वैसा ही उसका हाल भी हो गया था लेखक का। उसे बार बार छेड़खानी की जा उससे बार बार छेड़खानी की जा रही थी, उससे शरारत की जा रही थी। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। उसका मन नहीं लग रहा था। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, यानी कैसे गुजारा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं। गली के 2 बच्चे थे, वो उससे भी कमजोर थे, तो वो क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहां कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। एक बार उसने फिर से हिम्मत की, माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिनों में मंगवा ली। 8 दिनों में, यानी उसने थोड़ा प्रयास से अपनी माँ के से कहने पर अपनी पोशाक को बदला, चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी दोस्ती भी होने लगी, यानी जान पहचान भी होने लगी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में, यानी क्लास इंचार्ज के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, छड़ी नहीं मारते थे। वो किस तरह से मारते थे देखो, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता, यानी उसको बहुत दर्द होता। लड़कों के मन में उनकी दहशत यानी डर दहशत बैठी हुई थी, डर बैठा हुआ था। इसके कारण उधम उधम यानी शरारत करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। किसका? शरारत करने का। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, गणित के टीचर थे वो। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी, यानी उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया हो, तो वे उसे वहीं ठोक देते, यानी उसकी पिटाई करते। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। अब आपसे एक सवाल, कक्षा में सबसे शरारती जो लड़का था वो किसका लड़का था? आता है तो कमेंट कीजिए। देखते हैं कितनों ने ध्यान से सुना। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला। वसंत पाटिल एक बच्चे का नाम है, बहुत होशियार था,
शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवाल की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था, यानी लोग इज्जत करते थे, लोग मतलब जैसे टीचर और बाकी बच्चे भी। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, क्योंकि वो तो बहुत पहले 5वीं में हो गया था और ये तो अभी आया था, वसंत पाटिल। तो वो उसे छोटा लगता था और उसको लगता था लेखक को कि मॉनिटर तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ। तो ऐसा उसके मन में सवाल आया। फिर वो अपने ही सवाल का जवाब क्या देता है, देखिए। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसीलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, मुनासिब यानी उचित, ठीक नहीं है मेरे लिए। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी अभी आए हैं और 2 महीने के लिए हैं। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। उस इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई, यानी लेखक अच्छी पढ़ाई में अच्छा हो गया है धीरे धीरे। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा आनंदा यानी प्यार से उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। हाँ, माँ कभी कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और मास्टर की दोस्ती के वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सौंदलगेकर ये एक टीचर का नाम है। मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। ये एक ऐसे टीचर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मुझसे बिल्कुल विपरीत थे। तो इन्होंने अपने बच्चों के तरफ इतना ध्यान की दिया, इतनी रुचि दिखाई कि यहाँ तक कि लेखक के जीवन में जो मोड़ आया सफलता का, वो इनकी वजह से आया। देखिए कैसे। नवा न वा सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ यानी याद थी। अनेक छंदों की लय, छंद एक तरह की कविता जो छंदों में लिखे जाती हैं। बहुत से कवि छंद में कविता लिखते हैं, सुना होगा आपने। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ यानी हाव भाव के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, यानी उनका अर्थ बताते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, यानी ये सब कवियों के नाम बता रहे हैं, यशवंत बा भ बोरकर, बहा रा तांबे, इनकी फुल फॉर्म अलग है, ये तो शॉर्ट में नाम लिखे हुए हैं। गिरीश, केशव कुमार, ये सब कवियों के नाम आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। कौन? उनके टीचर न वा सौंदलगेकर जब इनसे मिले थे, इन कवियों से, तो उनके संस्मरण यानी वो यादें, वो बातें बताते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। कौन? उनके टीचर नवा सौंदलगेकर खुद भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भान मतलब ध्यान, ध्यान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, दम रोककर और प्राणों की शक्ति लगाकर मतलब पूरी एकाग्रता से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल
और रस पीता रहता। यानी वो जिस तरह से बोलते थे वो बहुत अच्छा लगता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति होता है, जो हाँ ठहराव होता है कविता में, यानी रुकना होता है, उस रुकने को यति के, और गति मतलब चलना। फिर से उसको सुनाना, तो ये रुकना और आगे बढ़ने को यति गति कहते हैं। और आरोह अवरोह यानी आवाज को कम करना, आवाज को ज्यादा करना आरोह अवरोह कहलाता है। ये कविता में बहुत जरूरी तत्व हैं, ये होने चाहिए। आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। यानी उनके उसके साथ ही मैं खेलने लगा था, उन कविताओं के साथ एक तरह से। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। पानी लगाते यानी खेतों में क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। यानी पानी ज़्यादा हो जाता था खेतों में कई बार तो, और मेरे को इस बात का ध्यान भी नहीं रहता था, क्योंकि मैं कविता गाने में मस्त रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, यानी जैसा वो गाते हैं उसी लय में दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। वो शक्तियां कौन सी थी? एक तो जब वो पहले ही जब वो ढोर चराता था, खेतों में काम करता था, तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए, कि मैं उनसे बातें करूं, उनके साथ टाइम पास कर लूं। लेकिन अब वो पानी लगाने जब वो जाता है या खेतों में काम करता है, तब वो ये सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो ही बेटर है। कारण ये था कि अगर वो अकेला होता था तो वो कविता को जोर जोर से गा सकता है, नहीं तो वो कोई बैठा होगा तो उसको शर्म आएगी। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था लेखक को। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती, यानी बोरिंग महसूस नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। यानी वो नाचने भी लगा था थुई थुई करके। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर, ये एक कवि का नाम है, मराठी कवि हैं, कि कविता जिनकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरीते, पांडरी गया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। मतलब उस मास्टर ने जो जिस लय में सुनाई थी, उससे अलग लय में मैंने सुनाना शुरू किया अपने आप को ही। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति, ये एक छंद का नाम है, नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। मतलब उनकी कविता इतनी अच्छी लगी टीचर को कि वो बाकी बड़े बच्चे जो थे उनके सामने उसको बुलाया और वो कविता सुनवाई। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपसे एक सवाल कि लेखक के जो मराठी के अध्यापक थे उनका क्या नाम था? पूरा नाम बताना अगर आता है तो। देखते हैं कितनों को आता है। मास्टर स्वयं कविता करते थे, यानी खुद भी बनाते थे। अनेक मराठी कवियों की काव्य संग्रह उनके घर में थे। काव्य का संग्रह करना यानी कविताओं का इकट्ठा करना उनके घर में ऐसा था कि यानी कविताओं की इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने। एक ही कवि की कई सारी कविताएं हो जाती हैं तो उसको काव्य संग्रह कहते हैं। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे, यानी उनके साथ बिताए गए पल। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। मतलब लेखक अभी तक ये सोचता था कि ये कवि जो होते हैं वो बहुत बड़े आदमी होते होंगे या कुछ अलग खाते होंगे या कोई और ही होता है, इनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, ऐसा कुछ लेखक को लगता था। लेकिन जब लेखक को लगा कि कविता तो एक आम इंसान भी रच सकता है, तो फिर उसे अपना आप पर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। खुद सोंदल केकर मास्टर कवि थे, ये तो खुद भी जानता था लेखक। इसीलिए यह विश्वास हुआ कि कवि
कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। जो मास्टर थे उनके घर के बाहर एक पेड़ था, उस पर एक लता थी। लता पर ही एक कविता लिख दी थी उन्होंने, तो वो कविता सुनाई भी थी टीचर ने बच्चों के सामने, लेखक के सामने। और उस कविता का नाम था मालती। वैसे मालती का नाम मतलब भी लता ही होता है। तो मालती नामक कविता उन्होंने सुनाई थी, तो लेखक को और ज़्यादा विश्वास हो गया, क्योंकि वो लता, वो मालती उस लेखक ने देखी भी थी, और लेखक ने अपने टीचर से सुनी भी थी वो कविता। तो उसको लगने लगा कि आसपास के दृश्यों पर भी कविता बनाई जा सकती है, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो खुद भी कविता रचने लगा। वो क्या बताता है, देखिए ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। वह कविता और लता वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांवों में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, मतलब कविता बनाने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिसा मतलब होता है जेब, पॉकेट में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। मतलब अगर कागज नहीं है तो इस तरह के काम कर लेता था लेखक। जब कंठस्थ हो जाती यानी याद हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता, यानी अगले दिन उन्हें दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता, यानी कब सुबह होगी और कब मैं कविता दिखाऊंगा, इस चीज का धैर्य ही नहीं रहता। और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते कि बहुत अच्छा। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती, यानी कविता के बारे में बताते कि कविता कैसी रची जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा ही बहुत कुछ बताते। वो आगे लिखा भी हुआ, देखिए। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानी जाए, उनका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि ऐसी बहुत सी बातें। अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा मतलब अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे यानी चाल पर, इस लय पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रही, मतलब उस कविता को लिखने में मेरा प्रयास चलता ही रहता। इन बातों से मैं सोंदलगेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता यानी बारीकी से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। मतलब बहुत मजा आने लगा लेखक को। ये आनंद यादव तो लेखक हैं इसके, यानी आनंद यादव ने अपने बारे में बताई है, लेकिन ये उन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी ये लेख। तो उनका अनुवाद किया केशव प्रथम वीर ने। तो ये इनके अनुवादक हैं, ये अनुवादक का नाम है, लेकिन एक्चुअल में जो लेखक हैं वो आनंद यादव ही हैं। आपको आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको बहुत जल्द वीडियो मिल